बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद कमाल। एहतिसाब और करप्शन फ्री पाकिस्तान, निज़ाम अदल में इस्लाहात आज हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मौजू है। नाज़रीन, कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक मुल्क में मुकम्मल तौर पर करप्शन का खात्मा ना हो। एहतिसाब के अमल पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात अपोजिशन की जानिब से ज़्यादातर पेश किए जा रहे हैं। हुकूमती अरकान के ख़िलाफ़ जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात अपोजिशन अरकान की जानिब से सामने आ रहे हैं। और जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करप्शन फ्री पाकिस्तान का नारा लगाकर इसको बुनियाद बनाकर वो इक़्तिदार में आए हैं और उनकी बड़ी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर। उनका ये कहना है, अभी उन्होंने नए साल के हवाले से ट्वीट भी किया, ये कहा कि जो चार चीज़ों से हमने लड़ना है उनमें एक करप्शन से पाकिस्तान को पाक करना है। अब इस हवाले से अहम मौज़ूआत को हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। अपने मेहमानों को तारुफ करवाता हूँ। हमें लाहौर से ज्वाइन किया है माहिर कानून आफ्ताब बाजवा साहब ने, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर मशहूर साहब। गुफ्तगू का आगाज़ होगा एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में किस तरीके से निज़ाम इस्लाहात लाई जा सकती हैं, निज़ाम अदल में इस्लाहात लाई जा सकती हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। बैरिस्टर मसरूर शाह साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है, जबकि आफ्ताब बाजवा साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। मसरूर शाह साहब, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अल अजीजिया में सजा हुई, फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्हें शक का फायदा देकर बरियत हुई। क्या समझते हैं आप, तवक्कुआत इसी तरह के फैसले की थी? क्योंकि नैब की जानिब से भी कहा गया कि फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला चैलेंज करेंगे और अल अजीजिया में भी साबिक वजीर आजम को कम सजा दी गई है। नैब की प्रोसिक्यूशन पर सवाल क्यों उठाए गए? देखिए, बात यह है कि एक तो ये मीडिया में एक दो दिन से खबरें गर्दिश कर रही हैं और इस पर बड़े तबसरे भी हो रहे हैं कि जैसे अगर मुल्जिम शक का फायदा लेते हुए बरी होता है वो कोई और चीज है और बाइज्जत बरी होता है तो वो कोई और चीज है। ये क्रिमिनल केस है बेसिकली, और क्रिमिनल केस में जब भी प्रोसिक्यूशन इस्तिगासे के केस में कोई दरारें होंगी या इसमें जिस तरह इस्तिगासा नैब ने फाइल किया है, नैब के केस में कोई शकूक शुबात होंगे, कोई दरारें होंगी, तो उसका फायदा वो मुल्जिम को ही जाता है। और मुल्जिम बरी तब होता है कि जब नैब के केस में या प्रोसिक्यूशन के केस में शकूक शुबात हों। अब इस केस को ले लीजिए, इसमें तकरीबन एक ही जैसी शहादतें दोनों रेफरेंसों में आगे सामने आई थी। एक में बरी हो गए नवाज शरीफ साहब, दूसरे में उनको सजा हुई। अब जब सजा हो जाती है तो जज साहब नॉर्मली अगर वो जुर्म साबित हो जाता है तो कानून में जो मैक्सिमम सजा है वो देते हैं। इस केस में 14 साल मैक्सिमम सजा है नैब के केस में। लेकिन उसके बाद अगर कोई ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे अवामिल जज साहब की नजर में हो जिसको कानून की नजर में मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस कहते हैं, अगर वो मौजूद हो तो फिर सजा बतदरीज कम होती जाती है। और इसमें आपने नोट किया होगा कि सजा आधी सजा मिली है, मैक्सिमम सजा 14 साल है और आधी सजा 7 साल। जज साहब ने नवाज शरीफ साहब को आधी सजा दी 7 साल की। बाकी चीजें तो वो कानून के मुताबिक होती है, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह। अब जब अपील में हाई कोर्ट में जो अपील फाइल हो चुकी है तो नेचुरली नवाज शरीफ के वकला इस चीज पे पूरा जोर देंगे कि वो क्या सर्कमस्टांसेस थे, वो क्या वजूहात थी कि फुल सजा नहीं मिली, जो नैब की जुबान में कहते हैं फुल डोज नहीं मिला। तो उन अवामिल पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे और कोशिश करेंगे कि बरियत हो, और वो जो केस में बरी हो चुके हैं उसका भी फायदा हासिल करना चाहेंगे इस रेफरेंस में। और लेकिन इसमें देखें कि दो तरफ बातें हैं। दूसरी तरफ नैब ने भी, अगर नैब का कानून मुल्जिम को हक देता है अपील फाइल करने का अपनी कन्विक्शन के खिलाफ, तो नैब के पास भी इख्तियार है, अगर वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के फैसले से एग्रीव्ड है वो भी 10 दिन के अंदर अपील फाइल कर सकती है। अब इसकी भी अपील ने दो नोयत की है, एक है कि वो बरियत के खिलाफ अपील और दूसरी कम सजा की अपील। मिसाल के तौर पर जिस केस में नवाज शरीफ साहब को सजा हो गई है 7 साल, नैब की अपील ये होगी या ये होनी चाहिए कि ये 7 साल सजा कम दी है, जुर्म चूंकि साबित हो चुका है इसलिए मैक्सिमम सजा 14 साल कैद देनी चाहिए। और दूसरी अपील में चूंकि बरियत है तो वो बरियत के खिलाफ अपील होगी कि कोर्ट ने अप्रिशिएट नहीं किया एविडेंस को, उसको बरियत को सजा में तब्दील की जाए।
इसमें एक और आखिरी फैक्टर मैं आपको बताता फिर जो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो होगा कि जब तक अपील का फैसला होता है क्या ये सजा बरकरार रहेगी या इसको सस्पेंड कर दिया जाए, जिस तरह पहले के केस में एविन फील्ड में हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह पहले जमानत पर रिहा हुए। आफ्ताबाद 10 साल की सजा 10 साल की सजा कोर्ट ने सस्पेंड की हुई है। अब मेरे ख्याल में इतना कोई मुश्किल नहीं होगा कोर्ट को कन्विंस करना कि तकरीबन उसी से मिलता जुलता रेफरेंस में सजा कम है 7 साल, उसको भी सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन अगेन ये सिर्फ कानून के तालिब इल्म की हैसियत से एक असेसमेंट है, फैसला अल्टीमेटली तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही ने करना है। आफ्ताबाद वसाब, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अल अजीजिया में सजा को चैलेंज किया। उन्होंने अपील में मौकिफ रखा कि एहतसाब अदालत का फैसला गलत फहमी और कानून की तशरीह पर मबनी है। नवाज शरीफ की अपील कानूनी लिहाज से कितनी मौसर है? देखिए, ये तो फैसला अदालत ही करेगी, लेकिन एक बात मैं जरूर यहाँ पे कहूंगा कि ऐसा शख्स जो सजा याफ्ता हो पहले से, फिर जब उसका दूसरा केस आता है तो अदालत उसमें बड़ी विजिलेंट होती है और उसको ये तौसर उसके ज़हन में होना चाहिए होता है कि ये शख्स पहले भी सजा याफ्ता है इसी तरह के ही केसेस में और हैबिचुअल क्रिमिनल है, क्योंकि इनके खिलाफ और रेफरेंस भी पेंडिंग है, अभी कुछ और भी आ रहे हैं जो पाइपलाइन में पड़े हुए हैं। तो इसलिए अदालत ने, जहां तक मेरे भाई ने जैसे बात की कि सजा कम दी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस पे, लेकिन जो शख्स सजा याफ्ता होता है फिर उसके लिए सजा कम देना कोई जवाज नहीं बनता। बाकी रह गया दूसरा, जिस फ्लैग रेफरेंसेस में वो बरी हुए हैं, तो उस रेफरेंस में क्योंकि उस वक्त भी बतौर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार मैंने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी से रेजोल्यूशन पास करवाई थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने केसेस रेफर किए थे नैब को, उस वक्त तमाम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स नून लीग के भर्ती किए हुए थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नवाज शरीफ और नून लीग ने अपने प्रोसिक्यूटर हजरात मुकर्रर किए थे। जब ये इन्वेस्टिगेशंस होती हैं या इंक्वायरीज होती हैं तो उसमें उनको प्रोसिक्यूटर हजरात असिस्ट करते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को केस की अच्छी तैयारी के लिए, अच्छा केस तैयार करके अदालत में ले जाया जाए। जिस तरह पहले केस में बहुत सारी इन्होंने लकुने छोड़े, अब हो सकता है ये भी क्योंकि उन्हीं ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स और प्रोसिक्यूटर हजरात के तैयार किए हुए केसेस थे, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे लकुने हो सकते हैं या मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जैसे मेरे भाई ने बताया कि वो हो सकते हैं जिसकी वजह से सजा कम हुई है। लेकिन इसमें जो फॉल्ट है वो ये है कि इसमें ना तो इन्वेस्टिगेशन नैब ने ऑनेस्टली की, ना ही प्रोसिक्यूटर हजरात ने केस को सही तरह से प्रेजेंट किया कोर्ट में ताकि इनको सजा हो। अब बात इतनी सी है कि बिल्डिंग्स मौजूद हैं, फ्लैट मौजूद हैं, बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं, सबकी मौजूदगी में सवाल सिर्फ एक था कि मियां साहब ये बता दीजिए कि ये आपने कहां से लिए, ये कहां से आए। सर आपने कहा नैब ने सही तरह प्रेजेंट नहीं किया। नैब तो अभी भी जो जिस केस में उनको बरी हुए हैं फ्लैगशिप रेफरेंस में, उसका फैसला चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं। और ये जो आपने नुक्ता उठाया कि प्रोसिक्यूशन मियां नवाज शरीफ साहब के भर्ती किए हुए थे, इस मामले पर सवाल उठाया जा सकता है अदालत में? देखिए, अब क्योंकि ये तो एक स्वाबदीद होती है, जब प्रोसिक्यूटर आप भर्ती करते हैं तो ये गवर्नमेंट अपने जो भी गवर्नमेंट आती है, जैसे अब इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तो इन्होंने तमाम जो है अटॉर्नी जनरल से लेके असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से लेके असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और जितने लॉ ऑफिसरान हैं वो सारे तब्दील कर दिए हैं, अपनी मनमानियाँ करती हैं। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी वाबस्तगी की बिना पर ऐसे लोगों को भर्ती किया जाता है, ऐसे ओहदों पे लाया जाता है जिनकी जो इस कैलिबर के भी नहीं होते कि उनको ये पता हो कि ये केस किस तरह तैयार करना है। देखिए, वकालत का शोबा एक बहुत अजीम शोबा है, इसमें बहुत मेहनत दरकार है। सुबह से लेकर रात 11-12 बज जाते हैं ऑफिस में बैठ के जो वकला है, सही प्रैक्टिसिंग लॉयर्स जो हैं वो मेहनत करते हैं और केस की तैयारी करते हैं और इस पे साबित करते हैं कि जनाब जो केस उन्होंने लिया होता है उससे पहले उसको पूरा तैयार करके फिर वो कोर्ट में जाते हैं। अब जो प्रोसिक्यूटर हजरात जो हैं हुकूमत के ही हों, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हुकूमत के ही हों, उन्होंने हुकूमत के उस वक्त हुकूमत भी उनकी हो तो अपने वो हुकूमत के हक में ही बात करेंगे। मसरूर शाह साहब, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि ताकतवर का एहतसाब अब शुरू हो चुका है, मगर अपोजिशन अरकान नैब पर उंगलियां उठा रहे हैं। जो पाकिस्तान में एहतसाब हो रहा है उस पर उंगलियां उठाकर ये कह रहे हैं कि ये यकतरफा एहतसाब है। आपकी क्या राय है, यकतरफा एहतसाब हो रहा है? देखिए, नैब तो अपने तौर पर काम बिल्कुल सही कर रहा है
बल्कि ऐसे ऐसे लोगों का एहतसाब शुरू हो गया है जो हम सोच नहीं सकते थे कि मुल्क का वजीर आजम, मुल्क का वजीर आला, वफाकी वज़रा, इनसे भी कोई पूछगछ हो सकती है। कोई ऐसा इदारा आएगा कि जो इनका भी एहतसाब करेगा। मसला कहाँ शुरू होता है? मसला तब शुरू होता है कि जब अपोजिशन का कोई लीडर गिरफ्तार होता है तो जो वफाकी वज़रा है, कुछ उनमें खास तौर पर जिन्होंने नैब के खुद साख्ता तर्जुमान का किरदार अदा करना शुरू कर दिया है, वो आके पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर देते हैं। वो आके बगले बजाते हैं और नैब की कारकर्दगी, नैब की मेहनत का सारा क्रेडिट अपने सर लेते हैं और सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। इससे होता क्या है कि जो एक नैब का इम्पार्शियल कदम है, उनकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन है, उसको सियासी रंग मिलता है और फिर अपोजिशन को बिल्कुल एक जायज वजह मिल जाती है कि वो शोर करे कि भाई अगर तो नैब आजाद इदारा है जिस तरह की वो है और जिस तरह क्लेम किया जाता है, तो फिर वफाकी वज़रा या वज़ीर आज़म कौन होता है कह के 500 और बंदे अंदर करने हैं, 50 बंदे हमने और अंदर करने हैं। सर, अपोजिशन एक और अहम नुक्ते पर सवाल उठाती है। वो जो ज्यादा शोर है वहां से वो इस बात पर आता है कि जो कार्रवाइयां हमारे खिलाफ हो रही है उस पर नैब को फौरी तौर पर सबूत भी मिल जाते हैं, नैब गिरफ्तार भी कर लेता है। जो कार्रवाइयां हुकूमती वुज़रा, हुकूमती अरकान के खिलाफ हो रही हैं, वहां नैब को सबूत जल्दी क्यों नहीं मिलते? वहां से कोई गिरफ्तारी क्यों अमल में नहीं आ रही? जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वज़ा कर दिया जाए। या तो यह कि जिसका नाम इंक्वायरी में है वो सब ECL पर हो, जिसका नाम इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में नैब में चल रही है वो सब गिरफ्तार होना है तो फिर सब गिरफ्तार हो। ये नहीं हो सकता कि अपोजिशन का बंदा तो गिरफ्तार हो जाए इंक्वायरी स्टेज पे, उसका नाम तो ECL पे ना हो तो भी उसको जहाज से उतार दिया जाए। और जो विफाकी वज़रा हैं जो कि ब्रिटिश नेशनल है, जो कि पाकिस्तान के शहरी भी नहीं है, अगर पाकिस्तानी कोई अपोजिशन लीडर मुल्क से भाग जाए आप उसका पासपोर्ट कैंसिल कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं। लेकिन अगर एक ब्रिटिश नेशनल है वो मुल्क से भाग जाता है, आप तो उसको वापस भी नहीं ला सकते, उसका नाम ECL पे नहीं होगा, उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो फिर सवालात तो उठते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि एक पैरिटी आनी चाहिए, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के जो मुल्जिमान हैं नैब के, उनमें कोई तकसीम ना हो, कोई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ना हो, सबको एक ही लाठी से हाँके। बिल्कुल, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों फैसला भी दिया था कि जो दोहरी शहरियत है इस पर फैसला करें, जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाए। आफ्ताब वाजवा साहब, आप क्या समझते हैं, एहतसाब जो हो रहा है वो यकतरफा है, जो अपोजिशन की जानिब से सवाल उठाया जा रहा है, और जो मेगा करप्शन केसेस हैं वो मंतकी अंजाम को पहुंच रहे हैं? देखिए, जो अपोजिशन है इन्होंने हमेशा गवर्नमेंट को एंजॉय किया है, चाहे अपोजिशन में रहे हैं या हुकूमत में रहे हैं। और ये फ्रेंडली अपोजिशन और हुकूमत पिछले 10 साल से तो देखने में आई है। नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या मौलाना साहब जो एक हैं और एक अचकजई साहब और वो जो ANP वाले हैं, ये सारे मिले हुए थे और MQM साहब समेत सब लोग एक ही लगे हुए थे, मुल्क को लूटना है, लूटना है, लूटना है। अब रह गया उनका शोर। तो ये एक मुहावरा बहुत मशहूर है, चोर मचाए शोर। चोर हमेशा शोर मचाता है अपने बचाव के लिए। लेकिन एक बात ये जरूर ज़हन में रखिएगा, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में अदारे एक पेज पे हैं। पहले एक पेज पे नहीं होते थे। सेंटर की अगर सेंटर की हुकूमत है तो पंजाब की हुकूमत अपनी मनमानी कर रही है और सेंटर के अदारे अपनी मनमानी कर रहे हैं और पंजाब के अदारे अपनी मनमानी कर रहे हैं। अपने अपने आकाओं को बचाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ पॉलिसी इख्तियार की हुई थी इन्होंने और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब क्योंकि तमाम अदारे एक पेज पे हैं, अब अक्रॉस द बोर्ड ये शुरू हो चुका है। हमने क्योंकि वॉर अगेंस्ट करप्शन सुप्रीम कोर्ट बार से ये शुरू किया था, ये नारा लगाया था वॉर अगेंस्ट करप्शन, और इंशाल्लाह अब वो वक्त आ गया। अब वो वक्त आ गया। अब आपने देखा कि ओमनी ग्रुप हो या मियां सबान हो या कोई और हो, कोई भी शख्स अब इससे नहीं बचेगा। अब जैसे 172 अफराद की लिस्ट जो है ECL में जो डाल दी गई है, हुकूमत ने बिल्कुल सही डाली। कल क्योंकि मैंने ही एक प्रोग्राम में जब चीफ साहब का ये आया था एतराज़ के जी इनके नाम क्यों डाले गए हैं और इसका प्रोसीजर क्या था, तो उस वक्त मैंने, क्योंकि चीफ साहब का कल बेंच 2 जजेस का था, 2016 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो 3 जजेस ने ECL में नाम डालने के मुतालिक बहुत वाज़ेह दी थी, और
उसका नाम किस तरह ईसीएल में आता है, क्यों आता है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करैक्टर था उस बंदे का और उसने क्या करप्शन की, उस पर क्या इल्जामात है, उनकी बुनियाद पर ये मामला सारे अदारे जो तहकीकाती अदारे हैं ये भेज देते हैं काबीना में। काबीना फिर उसको पास करती है। जो एक जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में दिया था उसके मुताबिक अब ये कार्रवाई हो रही है सारी की सारी, और उसके मुताबिक ही अब ठीक है। आप मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचता देख रहे हैं। आफ्ताब बाजवा साहब, बैरिस्टर मसरूर शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमें ब्रेक पर जाना बात करेंगे। जो नैब की कारकर्दगी है इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। आला अदलिया के भी कुछ रिमार्क्स हैं जो सामने हैं। फिर इसके अलावा नैब का भी ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि वो फेस नहीं बल्कि केस देखते हैं, और जो ये प्रोपेगेंडा है या नहीं है नैब के खिलाफ, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जाते हैं। आला अदलिया ने कुछ रिमार्क्स भी दिए, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, और अब अपोजिशन जमातें भी नैब पर खुलकर तनकीद करती नजर आ रही हैं। मसरूर शाह साहब, आप क्या समझते हैं, ये प्रोपेगेंडा है नैब के खिलाफ? अपोजिशन जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं भरपूर तरीके से खुलकर तनकीद नैब के खिलाफ। देखिए, नैब पे बात करने से पहले मैं ब्रेक से पहले जो ईसीएल की बात हुई थी, बाजवा साहब ने की थी, उस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा जी। देखिए, जो ईसीएल का कानून है, एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1981, इसकी शिक 3 के तहत वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार तो है कि किसी भी शख्स का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे ले आए, लेकिन इस पे बारहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं। वाजिद शमसुल हसन से लेके चौधरी ज़हूर इलाही का केस, बल्कि रिसेंटली जो 2 केस हैं जनरल परवेज मुशर्रफ और अयान अली का, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बारहा जोर दिया है कि सिर्फ किसी का नाम जीआईटी में आ जाए ये ग्राउंड काफी नहीं है किसी की जो फंडामेंटल राइट है उसकी मूवमेंट को कदगन लगाने के लिए, या किसी का नाम एफआईआर में हो। इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है अथर मिनल्ला साहब का कि अगर रैप का रेफरेंस भी फाइल हो जाए तो खाली ये ग्राउंड नहीं है किसी को ईसीएल पे डालने का, आपको हर केस को इंडिविजुअली कंसिडर करके बताना होगा। अब 170 लोग एक कैबिनेट की मीटिंग में मेरे ख्याल में 20-20 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, उन्होंने एक जुम्बश कलम से सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर के नाम चूंकि जीआईटी में इसलिए डाल दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैर आईनी कदम है, इसको रिव्यू करे। अब आ जाते हैं नैब के ऊपर। देखिए, अगर तो जो नैब एंटी करप्शन इदारा है जिसका काम भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का जो एहतसाब करना है, उनके वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना है, अगर मैं मुझे जो बेसिकली ज्यादा प्रॉब्लम तब होगा, मुझे तस्दीक तब होगी जब मुझे चीखों की आवाज ना आए। अगर नैब के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं, इसका मतलब है नैब कहीं ना कहीं सही काम कर रहा है। जब नैब सिंध में काम करता था, कार्रवाई कर रहा था पीपल पार्टी की करप्शन पकड़ने के लिए, सिंध से आवाजें आती थी। जब नैब ने पंजाब में कोई हरकत की, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की चीखें निकली। अब जो है नैब खैबर पख्तूनख्वा में भी कर रहा है तो उधर से आवाजें आ रही हैं। कभी महमूद खान आवाज दे रहा है, कभी आतिफ खान कह रहा है कि मैं लोगों को अपनी रिश्तेदारी से तो नहीं डिसमिस कर सकता। तो जो नैब के खिलाफ बातें होती हैं, इसका मतलब है नैब जैसा इदारा कहीं ना कहीं सही काम कर रहा है, कहीं ना कहीं सही काम कर रहा है। आफ्ताब बाजवा साहब, नैब एक बार फिर उन्होंने तनकीद करने वालों को करारा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जो मेगा करप्शन मुकदमात हैं शफाफ, मेरिट और कानून के मुताबिक वो अंजाम तक पहुंचाएंगे। बदउनवान अनासिर जो मुल्की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, नैब की मौजूदा क़यादत जो है वो ये कह रहे हैं कि उसने मेगा करप्शन केसेस को अलमारियों से निकाला। जो मौजूदा चेयरमैन हैं नैब के, उनके दौर में एहतसाब की कार्रवाइयों में हमने देखा बड़ी तेजी आई है। क्या मौक़िफ़ है आपका? सवाल मैं थोड़ा सा इससे पहले अर्ज कर दूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत बहुत सारे पहले भी हमारे मुल्क के अंदर फैसले हुए हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, क्या हसन हुसैन, क्या मुशर्रफ, इसाक डार, सुलेमान शहबाज, अल्ताफ हुसैन ये मुल्क से भाग गए हैं? इनको हम लाने में कामयाब हुए, लाए हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर ये नाम ईसीएल में डाले गए थे, और ये बात साबित करती है कि नैब ने वो मवाद इकट्ठा किया हुआ है इन लोगों के खिलाफ जो बड़े ठोस सबूतों पर मुबनी है। जब ठोस सबूत मौजूद हों, जब देखो अब
एक निकल रहा है कि जनाब वो जनाब क्या दूध दही वाला है, उसके अकाउंट से 2.5-3 अरब निकल रहा है। एक स्टूडेंट है तो 90 करोड़ उसके अकाउंट में निकल रहा है। कोई फलां शख्स है तो 1 अरब उसके अकाउंट। बेनामी अकाउंटों की वजह से मुल्क को किस तरह बेदर्दी से इन लोगों ने लूटा, तो फिर भी इनके नाम ECL में ना आए, क्यों ना आए? ये तो भाग जाएंगे, तो फिर इनको लाने का तरीकाकार क्या है? आज तक ये तरीकाकार जो इंटरपोल का हमने बनाया हुआ है, जितनी हमने रिकवरी इनसे करनी है उतनी तो ज्यादा फीस हम इंटरपोल को दे देते हैं। इसलिए चेयरमैन नैब ने जो ये बहुत खूबसूरत अल्फाजों में ये बात कही थी, क्योंकि अब मैंने पहले ये बात प्रोग्राम में शुरू होते ही कही थी कि तमाम अदारे एक पेज पे हैं। ये मुल्क की खुशकिस्मती है। किसी मुल्क ने तरक्की करनी हो तो उसके अदारों का एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। ये अब क्योंकि सारे अदारे देखिए, आप देखिए, कभी आपने FIO को इतना एक्टिव देखा था, कभी एंटी करप्शन को इतना एक्टिव देखा था? नैब के अंदर नए अफसरान जो हैं मुख्तलिफ अदारों से ले गए हैं, जो ऑनेस्ट हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, अब वो काम कर रहे हैं अपने अपने अदारों में। उनको पता है अगर कोई हेल्थ का है या ज़राअत का है या कोई महकमा फाइनेंस का है या किसी जो महकमा, तमाम महकमों से अफसरान जो ऑनेस्ट अफसरान थे वो लिए गए हैं। अब नैब को एक मजबूत अदारा बना दिया गया है और होना भी चाहिए। किसी मुल्क की तरक्की का राज सिर्फ यही है कि अगर उस मुल्क में, देखिए हमारे लिए दहशतगर्दी उतनी खतरनाक नहीं, मैं फिर ये बात कहूंगा, दहशतगर्दी उतनी खतरनाक नहीं थी, ये करप्शन हमारे मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक थी और है। इसलिए ये धीमक की तरह चाट रही थी हमारे मुल्क को और किसी को पता ही नहीं चल रहा। आम शहरी क्या इन लोगों पे जिनको नुमाइंदे, तमाम इदारे एक पेज पर है। मसरूर शाह साहब, थोड़ा सा रोशनी आफ्ताब बाजवा साहब के पॉइंट पर डाल दें। उन्होंने कहा कि ईमानदार लोग अब इदारों में लिए गए हैं, क्या पैमाना होना चाहिए? फिर आगे बढ़ते हैं, बात थोड़ी नैब कवानीन में इस्लाहात की कर लेते हैं। बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं, इस्लाहात की बातें अब नून लीग और पीपल्स पार्टी कर रही है, जो गुज़िश्ता 10 साल से हुकूमत में भी रही है। तो इन दोनों जमातों ने इस हवाले से कानून साजी क्यों नहीं की? इस पर भी अब सियासत की जा रही है। नैब कवानीन में इस्लाहात के लिए जो अहम इक़दाम हैं वो क्या होने चाहिए? देखिए, एक तो नैब के अफसरान तो तंदी से काम कर ही रहे हैं, लेकिन लीडरशिप को भी क्रेडिट दें। जो अभी हालिया चेयरमैन है नैब के, इन्होंने जो लीडरशिप फराम की, इन्होंने जो अपने अफसरान की तरफ खड़े हुए, न कि उन सियासी लीडरान के जिनके दस्तखतों से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो इनको भी मेरे ख्याल में क्रेडिट मिलना चाहिए जो लीडरशिप फराम कर रहे हैं। और कितने प्रेशर्स, एक SHO के ऊपर कितना प्रेशर होता है, एक DG FIA के ऊपर इतना प्रेशर होता है, तो सोचे चेयरमैन नैब के ऊपर क्या क्या कोशिशें नहीं की गई होंगी, लेकिन वो बिल्कुल साबित कदम रहे जो करप्शन है उसके खिलाफ इस जिहाद के लिए। तो एक तो ये क्रेडिट बड़ा ड्यू है उनके लिए। दूसरी बात ये देखिए, इस्लाहात, नैब भी एक मैन मेड कानून है और कानून में इस्लाहात की गुंजाइश हमेशा रहती है। बहुत सी चीजें हो सकती हैं, इंप्रूवमेंट हो सकती है, और इस पे किसी एक पार्टी का मौक़िफ़ काफ़ी नहीं है। इस पर सोच विचार करें, कमेटियां बनाएं, लेकिन ये ना हो कि जो इस्लाहात है वो कोई रिएक्शनरी एक्शन नहीं होना चाहिए कि चूंकि आपने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया तो आपको रिफॉर्म्स याद आ रहे हैं, चूंकि आप GIT रिपोर्ट बन रही है पीपल पार्टी के लिए आपको रिफॉर्म्स याद आ रहे हैं, चूंकि आपने जुल्फी बुखारी जैसे करीबी दोस्त वजीर आजम के खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं तो जुल्फी बुखारी लंदन में बैठ के नैब को बुरा कह रहा है, चूंकि महमूद खान जो है वजीर आला के PK बाहर आके कह रहा है कि मेरे तो काम ही कोई नहीं मालूम, जब मैं हालांकि वो वजीर था टूरिज्म का, मुझे तो नैब ने क्लीन चिट दे दिया, बाद में नैब की तरफ से फिर सफाई आती है कि ऐसी बात नहीं है। तो आपको अगर करना है तो सियासी पार्टी वाबस्तगी से बालातर होके मुल्क में जियद कानूनदान मौजूद है, रिटायर्ड जजेस मौजूद हैं, इसमें काफी प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं जिसको फर्दर इंप्रूव किया जा सकता है। जो अरेस्ट की पावर है सेक्शन 24 की चेयरमैन की, उसको डिस्क्रिशन को थोड़ा रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन जो अभी बात हो रही है, मुझे इस्लाहात से ज्यादा वो रिएक्शन नजर आ रहा है जो नैब अपनी कारकर्दगी दिखा रही है, उसका काउंटर इफेक्ट नजर आ रहा है रादर देन इस्लाहात की कोई सिंसियर कॉल हो। ये ठीक है। आफ्ताब बाजवा साहब, करप्शन माशरे का नासूर है, मुल्क की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट भी है। इस करप्शन के खात्मे के लिए पार्लियामेंट पर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। वजीर आजम इमरान खान की करप्शन से मुतालिक पॉलिसी सारी दुनिया के सामने है। वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है मेरी करप्शन के खिलाफ। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन के खात्मे के लिए अब हुकूमत और वजारत कानून को बड़ा ही मुतहरिक किरदार अदा करना होगा। अब इनकी तैयारी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये
जो आज जो हुकूमत जो कर रही है उसमें मैं थोड़ी सी एक बात जो हुकूमत को एक मेरी एक तजवीज़ है आपके प्रोग्राम की तवसत से मैं हुकूमत को देना चाहता हूं कि आपने अगर इस मुल्क में करप्शन का खात्मा करना है और जो करप्शन हुई है उसकी रिकवरी करनी है और आगे नए कवानीन बनाने हैं, जैसे 2016 में नैब के कवानीन पार्लियामेंट की एक कमेटी बनी, उसने बना दी है, वो असम्बली में पेश होने थे। इन द मीन वाइल पनामा पेपर आ गया, जिसकी वजह से वो वहीं पर रोके, उसमें उम्र कैद थी, सजा। क्योंकि चाइना जो है हमारा बेस्ट फ्रेंड है, जो सी पैक पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो एक बात ही कहता है कि जनाब मुझे ये करप्शन फ्री जोन चाहिए, ये करप्शन फ्री जोन चाहिए। वहां पे सजाए मौत है, उन्होंने अपने वजीरों को सजाए मौत दी है, लेकिन हमारे मुल्क में करप्शन के खिलाफ इतना सख्त कानून है ही नहीं। अब एक बंदा 1 अरब की करप्शन करता है, 30-40 करोड़ रुपया दे के प्री बार्गेन कर लेता है, इस्लाम इसको प्रोहिबिट करता है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करेगी तो मैं उसके हाथ काटने का हुक्म दूंगा। लेकिन हमारे मुल्क में प्री बार्गेन तो ये है ही गैर इस्लामी। क्या चोर और डाकू के साथ प्री बार्गेन होती है? जो नहीं होनी चाहिए। इन कवानीन को तब्दील होना है, अब जरूर तब्दील होंगे और असम्बली में इसका जो है बाकायदा तौर पे एक जो है लीगल टीम बनी हुई है और वो इस पे काम कर रही है और अनकरीब इसमें तब्दीलियां भी आ रही हैं। लेकिन आपके प्रोग्राम से मैं ये जरूर कहूंगा कि जहां पे हुकूमत ये तब्दीलियां कर रही है वहां पे लाजमन वो डिवीजनल लेवल पे आरपीओ, कमिश्नर, डीसी, डीपीओ और इसी तरह जितने लोग हैं सेशन जज समेत और स्पेशल ब्रांच की एक मेंबरान की, जिनमें आईबी और दूसरे अदारे हैं, उनको शामिल करके एक कमेटी बनाई जाए जो 1985 से लेके अब तक जिन जिन लोगों की जो जो प्रॉपर्टीज हैं और जिन जिन लोगों ने उन दिनों से लेके अब तक अपनी प्रॉपर्टियों में इतना इजाफा कर लिया है, 100 गुना नहीं हजारों गुना उन्होंने इजाफे किए हैं, उनके चेहरे भी तो बेनकाब हो जाएं। ये करप्शन पकड़नी है तो उसका ये एक तरीका भी है कि आप जाएं तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, तो फिर जाके जब ये स्पेशल ब्रांच के अदारे जैसे क्यों की जायदादें कौन देखेगा? वो कमिश्नर और आरपीओ, उन्हें तो पटवारियों की सिर्फ पकड़ना है। ये कमिश्नर और आरपीओ की और इनकी जायदादें कौन चेक करेगा फिर? मसरूर भाई, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, अब जीआईटी लफ्ज एक खौफ की अलामत बन चुका है, ये मैं आपको बता दूं। ये पार्लियामेंटेरियंस के लिए और तमाम लोगों के लिए जो कारोबारी हजरात भी पार्लियामेंटेरियन के सहारे से बहुत सारी करप्शन करते रहे हैं, अब जीआईटी का लफ्ज उनके लिए बहुत बड़ा खौफनाक अल्फाज बन चुका है। अब ये जीआईटी जब इसी तरह की आरपीओ एमपी जब देखिए ना उनके खिलाफ स्पेशल ब्रांच के जब नुमाइंदे होंगे तो वो सारे के सारे एक सेशन जज भी उनमें शामिल होंगे वहां के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इन होते हुए फिर मैं समझता हूं कि देखिए मसरूर भाई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, हमारी अदलिया में कम से कम और कुछ नहीं करप्शन नहीं। हमारी अदलिया में लोअर जुडिशरी में जो करप्शन हो रही है उसका कोई भी बताए ना कोई हल। जो लोअर जुडिशरी में हमारी करप्शन हो रही है, वही तो मैं कह रहा हूं सर, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। आप सेशन जज समेत जी बात देखिए, इसीलिए तो मैं कहता हूं ना हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कानून आप जुडिशरी पे भी, नैब का कानून आप जुडिशरी पे भी लाएंगे, जजों के ऊपर भी जीआईटी बनाएंगे आप? जी बिल्कुल, जो भी करप्ट होगा, अगर किसी जज ने जो है अपने असासे आप बहुत ज्यादा बनाए हैं अपनी इनकम से, तो उस पर भी क्या नैब का कानून तो उस पर भी लागू होता है, लेकिन सिर्फ उसमें सिर्फ एक मसला होता है कि उसने परमिशन लेनी होती है अपने मुतल्लिका हाई कोर्ट से। मैं माफी चाहूंगा मसरूर भाई, जुडिशरी मौजूद है, इसमें इन्हें अपनी परमिशन देखिए कोड ऑफ कंडक्ट में मुझे पता है हाई कोर्ट नहीं हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स भी हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन कोई जुडिशियल अफसर पकड़ा जाएगा तो उसके लिए उसका तरीकाकार जैसे हमारा कैसे पकड़ा जाएगा जब नैब लॉ अप्लाई नहीं कर रहा उस पे, पकड़ा कैसे जाएगा? चले ठीक है मसरूर शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, आफ्ताब बाजवा साहब मौजूद है, गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक जाना होगा, मफरूर मुल्जिमान की बात करेंगे और स्विस बैंकों से जो रकम पाकिस्तान में वापस आएगी इसकी बड़ी बाज़गत सुनाई दी जा रही है। क्या कानूनी पेचीदगियां होंगी? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने सवाल छोड़ा था मफरूर मुल्जिमान के हवाले से। इसहाक डार, हसन नवाज, हुसैन नवाज मफरूर हैं, मतलूब भी हैं, मुकदमात में इश्तिहारी भी हो चुके हैं।
जो बरतानिया के साथ तहवील मुजरिमान का मुआहिदा हुआ है, इस हवाले से मसरूर शाह साहब किस तरह देखते हैं आप इस मुआहिदे को? और जो स्विस बैंक में पाकिस्तानियों की रकम है बड़ी बाज़गत सुनाई दे रही है कि करीब पहुंच गई है हुकूमत को रकम वापस लाने के लिए, कानूनी पेचीदगियां क्या हो सकती हैं, आड़े आ सकती हैं? देखिए, जहाँ तक स्विस बैंक से वापसी की रकम का ताल्लुक है, वो तो बचपन से मैं सुन रहा हूँ कि वो को पैसे आएंगे। वो सैफ रहमान भी यही बातें करता था, फिर रहमान मलिक से भी यही बातें हमने सुनी, चौधरी निसार साहब भी यही बात करते थे, एहसन इकबाल के ज़माने में भी सुनी, अब हमारे दोस्त शहजाद अकबर साहब और शरियार अफरीदी भी बातें कर रहे हैं। उम्मीद है कि आ जाए, लेकिन अब तक तो हमें हुकूमत पाकिस्तान ने और नैब ने अब तक जुर्माने भर रहे हैं उधर से पैसे लाने के लिए। पैसा तो 1 रुपया नहीं आया, उल्टा हमें जुर्माने हो रहे हैं वहाँ की कंपनियों से। तो एक तो इस बात को देखना चाहिए। दूसरी बात ये देखें, जहाँ तक ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसको समझने की जरूरत है, ये प्रिजनर्स की एक्सचेंज का है, ना कि एक्सट्रेडिशन का है। इसकी रूह से जो लोग ऑलरेडी जेल में हैं बरतानिया की और वहां कन्विक्ट हो चुके हैं, वो अंग्रेजी जेल में सजा काटने के बजाय पाकिस्तान की किसी जेल में सजा काटेंगे, ताकि सजा अपने माहौल में काट सके, अपने अजीज़ अकारिब उनके जेल में आके उनसे मिल सके, मुलाकात कर सके। इसी तरह जो पाकिस्तान में अगर कोई ब्रिटिश नेशनल है और वो यहाँ सजा काट रहा है, तो वो अपनी सजा इंग्लिस्तान की किसी जेल में काटेगा, ताकि उसके अजीज़ अकारिब उसको जेल में आके मुलाकात कर सकें। इसका जो मफरूर मुल्ज़िमान है उनकी गिरफ्तारी और उनकी एक्सट्रेडिशन से कोई ताल्लुक नहीं है, जो ये वाली ट्रीटी अभी साइन हुई है। आफ्ताब बाजवा साहब, इंसाफ, तेज तरीन इंसाफ, इसकी बरवक्त फरामी एक बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। अदालतों में मुकदमात की एक बहुत बड़ी तादाद है जो ज़ेर इल्तवा है। वज़ीर आज़म साहब भी काफ़ी पुरज़्म हैं, उन्होंने वज़ारत कानून को हिदायत की कि कानून साजी की जाए। जो अदालती निज़ाम है इसमें इस्लाहात, जजेस की तादाद की कमी को पूरा करना, अब क्या फौरी तौर पर अहम फैसलों की ज़रूरत है, क्या कहेंगे आप? मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे अभी एक फिल्म में एक डायलॉग था, एक मुल्ज़िम ने बड़ा खूबसूरत बोला, कहने लगा इंसाफ 8 घंटे तो जुर्म 24 घंटे। देखिए ना, अदालतें सिर्फ 8 घंटे काम करती हैं और जुर्म 24 घंटे होता है। और आपके मुल्क के अंदर हमारी बदकिस्मती ये है कि ये पार्लियामेंटेरियंस ने अदालतों को मजबूत इसलिए नहीं किया ताकि लोग इनके दर पे आके सारा दिन बैठा रहा करें। आप आइए लाहौर में, आके यहां अदालतों का हाल तो देखिए, सिविल कोर्ट का हाल देखिए। देखिए, मसरूर भाई मेरे साथ बैठे हैं, एक जज के पास 15 से 20 मुकदमे होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लॉज के, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट लॉज हैं उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर 15 से 20 मुकदमे एक जज के जो बेंच बैठा होता है उसके पास, वो भी 3 जज बैठे होते हैं या 2 जज होते हैं, वो सुन रहे होते हैं। तो यहाँ एक जज के पास 200-250 केस लगा होता है। मैंने फवाद चौधरी और इनके जो मिनिस्टर हैं नसीम फरोग, मेरे दोस्त हैं जो लॉ मिनिस्टर, मैंने उनका खुदा के लिए आप लाहौर में आइए, यहाँ अदालतों का हशर देखिए। वहां पे जो जजेस हैं वो टीन लगा के उनको अदालतें बनाई हैं, उनका रिटायरिंग रूम तक नहीं है। अगर रिटायरिंग रूम किसी के पास नहीं है तो एक रिटायरिंग रूम वहाँ 10-10 जज जाके रेस्ट करते हैं, चाय पीते हैं। तो दूसरा किसी के पास स्टेनो नहीं है, किसी के पास रीडर नहीं है। ये जो कोठियां बनी हुई हैं, जब आपने वज़ीर आज़म हाउस को बना दिया है यूनिवर्सिटी, ये माल रोड पे जो जितनी कोठियां हैं आपने गवर्नर हाउस को पब्लिक के लिए बना दिया है, माल रोड की जितनी वजीरों के पास ये इतनी बड़ी कोठियां हैं, इनको कम से कम अदालतों में कन्वर्ट कर दें और जजेस की तादाद को खुदा के लिए पूरा कर दो। कम से कम जजेस, ये वो भी इंसान हैं, उन्हें फैसले करने होते हैं, जिंदगी मौत के फैसले करने होते हैं। यूं फैलें आ रही हैं और जा रही हैं, ये कोई तरीका नहीं है। जजेस की तादाद, कोर्ट्स की कमी, आपको पॉइंट आ गया। मसरूर शाह साहब, फौरी इंसाफ की फराहमी में मुकन्नना इंतजामिया के साथ बार पर भी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। बार को बेंच से ताउन करना चाहिए ताकि फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लॉ कमीशन तश्कील दिया गया, इसकी सिफारिशात आप क्या समझते हैं, मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है, रुकावट है कहां? देखिए, ये जो पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी में जो रुकावटें हैं, ये बड़ा पेचीदा मसला है, इसका कोई एक हल नहीं है। अगर हम सारा मलबा असेंबली पे डालें या पार्लियामेंटेरियन पे, वो भी ज्यादती होगी, क्योंकि पाकिस्तान में कवानीन की कमी का कभी इशू नहीं रहा, उन कवानीन पर अमल दरामद का मसला है। अब इस्लामाबाद की हद तक तो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन एक्ट 2017 पार्लियामेंट ने पास करके दे दिया, जिसके तहत जो है हर एडजर्नमेंट पर 5000 जुर्माना होगा, लेकिन वो नहीं हो रहा।
तो उसके और बड़े मसाइल होते हैं, कैपेसिटी का भी मसला है, जज साहिबान ओवरवर्कड है, 150, 200 केस होते हैं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। फिर जो फ्रिवलस लिटिगेशंस हैं उसका कुछ तदारक होना चाहिए, कानून में प्रोविजंस मौजूद है, उनकी इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। फिर बड़े बड़े चेंबर्स हैं, अब एक मेरे जैसा छोटा वकील जाएगा तो उसके लिए और होगा, आफ्ताब बाजवा साहब जैसा बड़ा वकील पेश होगा कोर्ट में तो नेचुरली उसका ज्यादा रिगार्ड होगा, ज्यादा चीजें होंगी, फिर वो क्लाइंट के लिए उसी तरह फेवर्स भी लेते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के खासतौर पे जो हाई कोर्ट सुपरिंटेंडेंट्स पावर इस्तेमाल करती है उसको भी बड़ा इफेक्टिव रोल करना चाहिए। इस्लामाबाद में मैं अप्रिशिएट करूंगा हमारे जो चीफ जस्टिस साहब है थर्मिनेला साहब, उन्होंने 2 मॉनिटरिंग जज लगा दिए हैं, सेशन कोर्ट के अलग हैं और जो बाकी। ठीक है, आपका पॉइंट सामने आ गया। बाजवा साहब वक्त कम है, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। 18वीं तरमीम पर थोड़ी सी बात कर रहे थे, इसके सियासी असरात पर जो पीपल्स पार्टी का मौकिफ है वो ये कह रही है 18वीं तरमीम रोल बैक की जा रही है। वफाकी हुकूमत वाजे कर चुकी है कि इसको हम नहीं छेड़ रहे, ये रोल बैक नहीं होगी। 18वीं तरमीम से मुतालिक आपका नुक्ता नजर क्या है? मौजूदा पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम को मद्देनजर रखें तो इसमें क्या इस्लाहात होनी चाहिए, क्या किया जाए? मैं आपके प्रोग्राम में ये बताता चलूं, इस 18वीं तरमीम की वजह से ये पार्लियामेंटेरियंस ने जिस मुल्क को लूटा है और इसको ग्रे लिस्ट में ले गए, आगे ये एक बहुत बड़ी आने वाले दिनों में मैं आपको बताता चलूं एक बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई है। जो ये साबका हुकूमतें थी, इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था हमारे भारत, इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर कि इस मुल्क को इतना मकरूज कर दो, इतना मकरूज कर दो, ग्रे लिस्ट में तो जा चुके हैं, इतना मकरूज हो जाए कि ये एटमी ब्लैक लिस्ट में जाएगा तो एटमी रोल बैक हो जाए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बर वक्त अदारों ने अपना जो है ड्यूटियां अंजाम दी। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। मसरूर शाह साहब आप मुख्तसर रिस्पॉन्ड कर दें 18वीं तरमीम के हवाले से। बाजवा साहब जरा रहम करें इस मुल्क पर यार, हमारे पॉलिटिशियन सब कुछ हो सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन सब को गद्दार तो नहीं हो सकते। ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारा मुल्क का कोई वजीर आजम होगा, कोई हमारे मुल्क का सदर होगा, वो इतना जमीर फरोश होगा कि अपना मुल्क दुश्मनों के हाथों भेज देगा। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन जरा रहम किया करें। और भाई इतने जो कर्जे लिए गए किस लिए लिए गए मसरूर भाई, इस बात का जवाब दो। वो सब ने लिए, वो जनरल मुशर्रफ ने भी लिए, वो जनरल क्या मुशर्रफ ने भी लिए, वो जनरल ज़ियाउल ने भी लिए, जनरल मुशर्रफ ने नहीं लिए करते, जनरल मुशर्रफ ने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया, अयूब खान ने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया, याया खान ने मुल्क के 2 टुकड़े नहीं किए। ठीक है। मसरूर शाह साहब, आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद, दोनों का पॉइंट आया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, निज़ाम अदल को मजबूत करने के लिए लेजिस्लेटर्स को आगे आना होगा, आगे पाकिस्तान तरक्की कर सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।